ज्ञान का भंडार दे, ज्ञान का भंडार दे, शान दे हंस वाहिनी, ज्ञानदायिनी, हंस वाहिनी, ज्ञानदायिनी। कर सके हम कर्म हितकर, कर सके हम कर्म हितकर, चल वरदान दे हंस वाहिनी, ज्ञानदायिनी, हंस वाहिनी, ज्ञानदायिनी, ज्ञानदायिनी। अभी सबसे पहले मैं आमंत्रण देती हूँ श्री धर्मेंद्र पारे जी को कि आके अपना वक्तव्य आप बैठिए। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे ACS माननीय श्री मनोज श्रीवास्तव जी, श्रीमती दीप्ति अरुण कुमार जी, डॉक्टर सुरेश मिश्रा जी, स्वर्णकार जी और मेरे सभी बंधु बांधव बहनों, आज मैं अपनी बात जनजातीय समाज और संस्कृति, उनकी विशिष्टताओं पर करने जा रहा हूं। हमारा मध्य प्रदेश मध्यवर्ती अंचल एक ऐसा अंचल है जो जनजातियों की बहुलता से भरा हुआ है। वैसे हमें बताया जाता है कि पूर्वोत्तर भारत प्रतिशत की दृष्टि से वहाँ के 7 राज्य जनसंख्या की दृष्टि से जनजातियों की बहुलता से भरा हुआ, लेकिन उन 7 राज्य की कुल जनसंख्या से कहीं बहुत अधिक जनसंख्या, जनजातीय जनसंख्या हमारे मध्यवर्ती अंचल में निवास करती है। मध्य प्रदेश का लगभग 20% से अधिक हिस्सा जनजातियों का है। हमारे मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से कोरकू, गोंड, भील, कोल, बैगा, सहरिया, भारिया निवास करते हैं। इसके अलावा लगभग 46 जातियों को जनजातियों की श्रेणी में उनकी गणना की गई है। इस सभागार में हम जितने भी लोग बैठे हैं, यदि आपस में परिचय करने जाएंगे तो हम एक दूसरे का परिचय अपने कुल, अपनी प्रतिष्ठा, अपनी पद प्रतिष्ठा, अपने संपर्क, अपने रिश्ते, अपने वैभव, अपने धन या अन्य चीजों से देंगे कि मैं फला व्यक्ति हूं, मैं इस पद पर हूं, मैं फला का रिश्तेदार हूं, मेरे पास इस हद तक डिग्रियां हैं। इस रूप में आमतौर पर लोग परिचय देते हैं। लेकिन जनजातियां जब आपस में एक दूसरे से परिचय करती हैं, एक दूसरे से पूछता आप कौन है, तो वो कहते हैं उनकी भाषा में, हम मनुष्य हैं, हम आदमी हैं। वो अपना कुल, गोत्र, पद, प्रतिष्ठा ये चीजें नहीं बताते। यदि आप एक कोरकू से पूछते हैं आप कौन है, तो बोलता है मैं कोरो हूं। कोरो अर्थात मनुष्य। यदि एक गोंड से पूछते हैं तो वो कहेगा मैं कोयतूर हूं।
कोयतुर यानी मनुष्य। वो जनजाति से पूछेंगे, यार भारत की लगभग जनजातियों से हम जब पूछने जाते हैं तो वो यही बताते हैं कि हम मनुष्य हैं। वो सबसे पहले अपना परिचय मनुष्य के रूप में देते हैं। मुझे लगता है जनजातियों से इस चीज को सीखने की आवश्यकता है कि हम सबसे पहले मनुष्य हो जाएं, बेहतर मनुष्य हो जाएं, उसके बाद अपना कुछ और परिचय हो। इसी तरह उनकी गोत्र व्यवस्था है। उनकी गोत्र व्यवस्था में उनका गोत्र किसी पेड़ के नाम पर, किसी पशु के नाम पर, किसी पक्षी के नाम पर, किसी नदी के नाम पर, किसी पहाड़ के नाम पर होते हैं। उनके कुल गोत्र में कुछ चीजें पूजनीय होती है और कुछ चीजें निषिद्ध होती हैं। जैसे गोंड जनजाति में एक गोत्र होता है कुमरे। कुमरे गोत्र के लोग ना तो किसी बकरी को स्पर्श करते हैं, न बकरी का मांस खाते हैं, न बकरी का दूध पीते हैं। जैसे एक गोत्र है उनमें उइके। उइके गोत्र के लोग तेंदू के पेड़ को ना तो काटेंगे, ना जलाएंगे, न उसे किसी तरह की हानि पहुंचाएंगे। लगभग सारे गोत्रों का एक कोई ना कोई निषिद्ध या पूजनीय तत्व हमको देखने के लिए मिलता है। जनजातियों में एक जो मूल भाव होता है वो प्रकृति के प्रति गहरी कृतज्ञता से भरे होते हैं। यदि उन्हें कोई जड़ी बूटी, कोई पेड़ पौधे की आवश्यकता है तो ऐसा नहीं कि वो जाएंगे अपने हसिया से, अपनी गेती से या अपनी कुल्हाड़ी से उसको सीधा जाकर काट लेंगे। वो सबसे पहले उनके लिए उसका कोई दिन निश्चित होता है, कोई समय निश्चित होता है, उस वृक्ष की, उस पौधे की पूजा करते हैं और पूजन के पश्चात उससे प्रार्थना करते हैं कि हमको आपकी आवश्यकता है, और जितनी आवश्यकता होती है उतनी मात्रा में उस पौधे का वो उपयोग करते हैं। आज पूरा संसार, आधुनिक संसार एक बात की मांग करता है कि मनुष्यों में समानता हो, हम सबके बीच एकता हो, भाईचारा हो। लेकिन जनजातियों में आप देखेंगे कि उनका कोई भी नृत्य एकल नृत्य नहीं होता। उनका कोई भी गीत एकल गीत नहीं होता। उनका कोई भी खेल एक दो व्यक्तियों के बीच का खेल नहीं होता। सब कुछ सामूहिक होता है, सब कुछ बराबरी से होता है। जो व्यक्ति दर्शक के रूप में बैठा है, थोड़ी देर में वो नर्तक में बदल जाता है। नर्तक अलग से बैठ जाता है, कोई गीत में शामिल हो जाता है, कोई गीत से बाहर आ जाता है। ये और समाजों में ये स्थिति हमको देखने को नहीं मिलेगी। कुछ लोग प्रेक्षक और आस्वादक होते हैं और कुछ लोग नर्तक और गायक होते हैं। जनजातियों की इस विशिष्टता से, इस बराबरी की भावना से निश्चित तौर पर हम कुछ सीख सकते हैं, कुछ ग्रहण कर सकते हैं। पूरे जनजातीय समुदाय में मुझे कोरकू, गोंड, भील, भारिया में जाने का 20-25 सालों में ईश्वर ने अवसर दिया। मुझे एक भी व्यक्ति
नास्तिक के रूप में नहीं मिला। कल भी इस विषय पर चर्चा हुई थी। उनका अपने देवलोक में जितना स्वयं पर विश्वास है उतना अपने देवलोक के ऊपर भी विश्वास है। वो ऐसा नहीं मानते कि उनके देवता, उनके वृक्ष और वे, उनके बीच में कोई अंतराल है, कोई गैप है, कोई दूरी है। गोंड जनजाति का एक गीत है, ये बहुत पुराना गीत है। इस स्लाइड को थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए। ये गीत को जब हम पढ़ते हैं तो ये गीत ऐसा लगता है कि बाजारवाद के विरोध में कोई आंदोलन चल रहा है। ये गीत कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति, कोई मनीषी, कोई चिंतक ने लिखा है, लेकिन ऐसा नहीं है। दो लोग हैं, दोनों आपस में भाई बहन हैं। वो एक बाजार में जाते हैं, एक शहर के बाजार में, और उनका जो संवाद है उस संवाद को आप देखिए। इसको, इस स्लाइड को थोड़ा आगे बढ़ाइए। ये गोंडी भाषा में है। अमोला शहर लंबो बाजारे, एक शहर है, एक गांव है जिसमें बहुत लंबा विशाल बाजार लगा है, जैसे भोपाल, इंदौर या किसी महानगर का बाजार है। दुकानें ही दुकानें, व्यापारी ही व्यापारी। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए। उस बाजार में वो बात करते हैं कि इस पूरे बाजार में सब कुछ है, लेकिन इस बाजार में बजाज का है, वस्त्र व्यापारी का वो बेटा नहीं है, वो लड़का नहीं है जो हमारे देवों का परिधान बनाता है, जो देवों का परिधान बेचता है। इस पूरे बाजार में वो दर्जी भी नहीं है जो हमारे देवताओं का परिधान सिलता है। इस तरह वो लगातार उस भरेबा की बात करते हैं जो उनके देवों के लिए घुंघरू बनाते हैं। उस पशु पालक जाति, गाडरी जाति का जिक्र करते हैं जो उनके देवताओं का, सेली यदि आप समझते हो, उसके भैंस के पूंछ के बाल से जो कोड़ा बनता है वो भी नहीं है। तो दोनों भाई बहन अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यहाँ सब कुछ है, लेकिन हमारे देवताओं के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है, इसलिए हम यहाँ नहीं रह सकते, हम यहाँ से हमें चले जाना चाहिए। आगे बढ़ाइए। आजकल हमारी जेलों को सुधार गृह कहा जाता है, और उसके पीछे भावना यह है कि व्यक्ति के, अपराधी में सुधार हो, उसका हृदय परिवर्तन हो, उसका परिष्कार हो। जनजाति समुदाय में उनके अपने दंड विधान है। वहां व्यक्ति के विरुद्ध व्यक्ति के अपराध कम से कम मिलते हैं, यदि होते भी हैं तो वो बहुत गिनने योग्य नहीं होते। उनमें जो खास चीज है, समुदाय के विरुद्ध कोई अपराध नहीं होना चाहिए। उन्होंने गोंड जनजाति में 3 तरह के दंड हैं, बढ़ा दीजिए। एक है राजदंड, दूसरा है देवदंड, तीसरा यदि वो व्यक्ति स्वेच्छाचारी है, उसने कुछ सगोत्री या अन्य जातियों से उसके कोई संबंध बन गए हैं, इन 3 दंडों की प्रमुखता से वो सजा देते हैं। राजदंड उस व्यक्ति को दिया जाता है यदि सरकार ने उस व्यक्ति को हथकड़ी लगा दी, पुलिस ने उसको हथकड़ी लगा दी, यदि उस व्यक्ति को कोई संक्रामक बीमारी हो गई या उस व्यक्ति ने सगोत्री रिश्तेदारी में कोई संबंध हो गए उसके, तो इस तीनों तरह के, इन तीनों प्रकार के व्यक्तियों को यह जनजाति बहिष्कृत कर देती है। यह प्रथा गोंडों में भी है, कोरकू में भी है, धारिया में भी है। अब बहिष्कृत करने के बाद क्या होता है? दरअसल वो व्यक्ति या तो गांव छोड़कर चला जाता है, बल्कि एक पुस्तक, बड़ी पुरानी और प्रसिद्ध पुस्तक है, यहाँ मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव रहे थे नरोड़ा साहब, उन्होंने लिखी थी टेल टोल्ड बाय एन इडियट।
उस पुस्तक में तो वो यहाँ तक कहते हैं बस्तर के आदिवासियों के विषय में कि जिस व्यक्ति को जाति से बहिष्कृत किया वो कुछ दिनों बाद अपने आप मर गया। मुझे इस तरह के प्रकरण तो देखने में नहीं आए, लेकिन मुझे भारिया जनजाति में एक दो प्रकरण देखने में आए। उस व्यक्ति को बहिष्कृत कर दिया, लेकिन ये नहीं कि उसको कोई कोड़े मार रहे हैं, उसके हाथ पैर तोड़ रहे हैं, उसकी गर्दन काट रहे हैं या शारीरिक यातना दी जा रही। उस व्यक्ति को वो शादी में भी बुलाएंगे, अपने अनुष्ठानों में भी शामिल करेंगे, लेकिन उसको दूर बैठाएंगे, उसको इस बात का सतत एहसास कराएंगे कि तुमने हमारे समुदाय के नियम तोड़े। वो व्यक्ति ग्लानि से ही इतना भर जाता है कि या तो उसमें दोबारा किसी तरह के अपराध की हिम्मत नहीं होती। मुझे लगता है कि हमारे दंड विधान को इस रूप में भी सोचा जाना चाहिए कि यदि उसको कुछ बदलने का अवसर दिया जाए तो शायद कुछ सार्थक परिवर्तन हो सकता है। अभी सरकार पूरे दुनिया में बढ़ते तनाव को देखते हुए आनंद विभाग और उस तरह के कई हैप्पीनेस इंडेक्स की बात हमारे बीच होती है। जनजातियों में मुझे लगता है यदि हम सर्वेक्षण कराएं तो सबसे ज्यादा आनंद प्रिय लोग मिलेंगे। कोरकू जनजाति, एक अगली स्लाइड दिखाइए, का एक गीत है कि यदि आपको कोरकू को देखना है तो आप सावन के महीने में आइए कि वो कितना झूम झूम कर नाचता है। वो रात रात भर नाचते हैं, देखो उनके बीच में कैसा आनंद है। आगे बढ़ाइए। मैं विशिष्टताओं की बात कर रहा था। कोरकू जनजाति में 9 तक गिनती है कुल। हमारी गिनती शंख, नील, करोड़, अरब बहुत लंबी जाती है। गोंड जनजाति में कहीं लोग 7 तक गिनती बताते हैं, कहीं लोग 9 तक बताते हैं, बाद में 20 आ जाती है, फिर 100 आ जाती है, इसके बाद उनमें गिनती नहीं मिलती। ऐसे ही ये कोरकू जनजाति की जो भाषा है और गोंड जनजाति की, दोनों की भाषा भिन्न है, लेकिन अभी यूनेस्को ने मध्य प्रदेश की इन 2 भाषाओं को मरणासन्न भाषाओं की श्रेणी में डाल रखा है कि ये भाषाएं शायद बच नहीं पाएगी। कोरकू भाषा में बहुत सारे शब्द सिर्फ एक अक्षर से बन जाते हैं, जैसे डा यानी पानी, ऊ यानी भाभी, टी यानी हाथ, वो यानी चलना, फा लकड़ी का टुकड़ा, बा यानी उठना, की यानी छचुंदर, मु यानी महुआ। इनकी भाषा में ज्यादातर शब्द 2 या 3 अक्षरों से बने हैं। बहुत लंबा 4 अक्षरों का, 5 अक्षरों का या कोई सामासिक पद तो शायद ही कोई, रघुवंश जी हंस रहे हैं, वहां समास नहीं पढ़ा सकते आप कोरकू भाषा में। आगे आगे बताइए। जनजातियों में जितनी सहकार की, जितनी सद्भाव देखने में मुझे मिला, मुझे नहीं लगता कि और लोगों में इस तरह होगा। यदि वहां कोई व्यक्ति ऐसा विपन्न है कि वो अपने परिवार में शादी विवाह नहीं कर पा रहा है तो पूरा गांव मिलके उसकी शादी कर देगा। यदि उसकी अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहा है तो पूरा गांव अपना दायित्व समझते हुए उनको सहयोग करेगा और ये चीजें बाहर नहीं जाती। थोड़ा आगे कर दीजिए। एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, आजकल चर्चा में भी है, जनजातियों में स्त्री पक्ष का सम्मान हमारे दूसरे समुदायों की तुलना में बहुत ज्यादा है। अभी लड़की के पक्ष वाले आमतौर पर लड़के पक्ष के लिए जाते हैं, प्रस्ताव रखते हैं, निवेदन करते हैं, अनुरोध करते हैं, दहेज देते हैं,
जनजातियों में इसके ठीक विपरीत स्थिति है कि वधु पक्ष के, वर पक्ष के लोग, लड़के पक्ष के लोग उनसे बहुत आग्रह करते हैं और एक बार में कोई भी लड़की का पिता रिश्ता करने के लिए तैयार नहीं होता। बहुत मान मनोबल, कई तरह के आग्रह के बाद वो रिश्ता होता है। हमारे यहाँ यदि बारात आती है तो हमको बिछ जाना पड़ता है, वहाँ ऐसी स्थिति नहीं है। वर पक्ष और वधु पक्ष, स्त्री पक्ष और पुरुष पक्ष दोनों समान होते हैं। कोरकू जनजाति का एक बहुत पुराना गीत मुझे मिला, उसमें प्रसव को संपन्न कराने वाली एक दाई कहती है कि मैंने अब बालिका के जन्म का काम पूरा कर दिया है, चाहे मैंने कुछ खाया हो, चाहे कुछ न पिया हो, चाहे आपसे कुछ नहीं लिया हो, लेकिन ये खुशी का मौका है और इस मौके पर जाकर आप बंदूक छोड़िए। हमारे यहाँ मुझे नहीं लगता कि बेटी के जन्म पर कहीं बंदूक छोड़ी जाती हो। अफसोस, और ये जनसंख्या अनुपात से भी समझा जा सकता है। हमारे कई उड़ीसा में और एक मैं भूल रहा हूँ राज्य में, तो स्त्री अनुपात 1000 पे 1064 है। हमारे मध्य प्रदेश में भी काफी अच्छा है, 990 के आसपास है 2011 की जनगणना के साथ। दीगर समुदायों में ये स्थिति नहीं, अंतराल बढ़ता जा रहा है। आगे देखिए, आगे कोई स्लाइड है। तो ये मैंने कुछ बातें की, मैं एक छोटा सा 2 मिनट का वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं और उस पर बात करके अपनी बात खत्म कर दूंगा। ये वीडियो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर एक नदी है, ताप्ती नदी। वहाँ एक दामजीपुरा गांव है बैतूल जिले में, वहाँ के भावड़ा और बहेड़ा गांव में बनाया हमने। ये देखिए केकड़ा, में इसके बारे में बात करना चाह रहा था। कर दीजिए, बंद कर दीजिए। कल बहुत सारे वक्ताओं ने के ऊपर जो पुस्तकें लिखी, जिन लोगों ने पढ़ी होगी, आप अगर गौर से देखें तो उन्होंने जनजातियों का काफी मात्रा में उपहास किया है, उनकी प्रथाओं का। उनके जैसे एक पुस्तक यही बन्या से प्रकाशित हुई थी, एक गोंड गांव में जीवन। दूसरा वो चर्चित हुए घोटुल के बारे में उन्होंने पढ़े लिखे समाज में जानकारी दी। मैं इस कोरकू जनजाति के इस अनुष्ठान के बारे में बात कर रहा था। इस अनुष्ठान को सिडोली कहते हैं। ये लोग कभी कभी किसी किसी गांव में 10, 20, 30 साल में बहुत समर्थ व्यक्ति इस अनुष्ठान को कर पाता है, साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं। अनुष्ठान 3 दिन चलता है, 3 दिन 3 रात तक पूरा गांव, आसपास के गांव जितने बुलाए जाते हैं उससे ज्यादा आते हैं और लगातार नृत्य करते हैं। और वो अपने किसी पुरखे, अभी जो पितृपक्ष आने वाला है, उसकी स्मृति में एक स्तंभ स्थापित करते हैं और ये मानते हैं कि उसको मोक्ष प्राप्त हो गया। कोरकू जनजाति में ऐसा एक विश्वास है कि हमारी जो धरती बनी है, वो धरती हमने केकड़े के घर से उधार ली थी, जो मिट्टी उसके कारण बनी थी। तो जब वो अंतिम अनुष्ठान करते हैं तो केकड़े के घर में उस मिट्टी को वापस लौटाने जाते हैं। ये बड़ा विचित्र तथ्य है। मैं कई लोगों से इस बात को जानने की चेष्टा कर रहा हूं कि इन 3 दिनों में कोरकू जनजाति में जो गीत गाए जाते हैं, वो गीत बिल्कुल बहुत उद्दाम, काम आवेग से भरे गीत होते हैं। अश्लील गीत नहीं कह सकते, लेकिन उन गीतों की विशेषता है कि वो सिर्फ इन 3 दिनों में गाते हैं। 3 दिनों के अलावा आप किसी कोरकू को यदि 10 लाख रुपए भी देंगे
कि आप ये गीत दोबारा सुनाओ तो वो नहीं सुनाने को तैयार। 5-7 साल के बालक से लेकर 90 साल के बूढ़े तक, माँ बहन रिश्ते सारे लोग वहां उस नृत्य को अनुष्ठान में शामिल होते हैं, लेकिन कभी भी कोई ऐसी घटना सुनने में नहीं आई कि किसी ने किसी को इस गीतों के अलावा कुछ कहा। तो ये कुछ जनजाति विशिष्टताओं के ऊपर जानकारी थी, आप सब लोगों ने ध्यान से सुना, मैं आपका आभारी हूँ, धन्यवाद।